स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे स्टीव अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया है और उसके ऊपर काफी सारे फ्लाइंग डेमोगॉर्गन ने एक साथ अटैक कर दिया है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है। गाइज ये एपिसोड किसी हॉलीवुड मूवी यानी कि 1.25 घंटे या 1.5 घंटे की मूवी से भी बड़ा है। 1 घंटे 40 मिनट का गाइज ये 7th एपिसोड है जो कि वॉल्यूम 1 का आखिरी एपिसोड भी है। इस 4th सीजन के अंदर गाइज 2 वॉल्यूम रखे गए हैं। फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर टोटल 7 एपिसोड है और सेकंड वॉल्यूम के अंदर टोटल 2 एपिसोड है। तो चलिए फिर इन्हीं सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। स्टीव की यहाँ पे हालत खराब थी क्योंकि ये फ्लाइंग डेमोगॉर्गन ने स्टीव को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। ऑलमोस्ट मरने की कंडीशन हो रही थी स्टीव की और तभी यहाँ पे नैन्सी, रॉबिन और एडी पहुंच चुके थे। उनके पास में वुडन स्टिक्स थी और वो उसी से इन डेमोगॉर्गन्स को मारने लगे थे। लेकिन ये फ्लाइंग डेमोगॉर्गन धीरे धीरे करके यहाँ और ज्यादा आते जा रहे थे। कुछ डेमोगॉर्गन्स को तो ये संभाल चुके थे और स्टीव को वापस से इन लोगों ने खड़ा भी कर दिया था। लेकिन एक साथ में इनकी फौज को संभालना इन चारों के बस की बात नहीं है। नैन्सी को याद आता है कि सामने की तरफ फॉरेस्ट है और शायद इन्हें वहीं ही भागना चाहिए। यहाँ लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एजेंट को कितना बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है और ये एजेंट इस टाइम पे पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है कि एल को कहाँ पे रखा गया है। लेकिन जाने से पहले वो इन लोगों से एक प्रॉमिस लेता है कि वो एल को ना मारे, वो बस उसे जिंदा छोड़ दे। सीन यहाँ एल पे शिफ्ट होता है जो कि अपनी पावर्स को वापस लाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर ओवेंस और डॉक्टर ब्रेनर एक साथ में थे। यहाँ डॉक्टर ओवेंस का कहना था कि आखिर वो कितना वेट करेंगे, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ता ही जा रहा है, सिचुएशन खराब होती ही जा रही है और क्या एल की पावर्स वापस आएंगी भी या नहीं आएंगी, ये सारा प्रेशर वो संभाल भी पा रही है कि नहीं संभाल पा रही है। वो बस एक डरी हुई और एक मासूम बच्ची दिखाई दे रही है जो कि इन चीजों से बस डर रही है। जिसके बाद डॉक्टर ब्रेनर अब वापस से एल के पास जाते हैं और उससे फिर से बात करने की कोशिश करते हैं कि एल के साथ जितनी भी चीजें हो रही है इन चीजों से एल को डरना नहीं है, बल्कि एल को एक एक करके अपनी मेमोरीज को याद दिलाया जा रहा है। एल के साथ में कुछ चीजें ऐसी हुई थी इस कारण एल ने अपने हर चाइल्डहुड के मेमोरीज को इरेज कर दिया था, मानो कि एल उन मेमोरीज को अपने दिमाग में रखना ही नहीं चाहती थी। इसी कारण काफी सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जो कि एल को याद ही नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एल की पावर्स इन चीजों के अंदर भी छुपी हुई थी। अगर एल अपने पास्ट को भी याद कर लेती है तो शायद उसे जल्द ही कई सारी चीजों का आंसर भी मिल जाएगा और साथ ही साथ उसकी पावर्स भी वापस आ जाएंगी। यहाँ एल को फिर से तैयार किया जाता है नीना के अंदर डालने के लिए। अब डॉक्टर ब्रेनर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलकर चीजों को जल्दी करने के कारण एल के सामने वो डिस्क प्ले करते हैं जो कि उसकी सबसे लास्ट मेमोरी थी और उससे पहले का एल को कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर ओवेंस को डर लग रहा था कि क्या एल इतनी सारी चीजों को एक साथ झेल पाएगी। अब जब ल्यूकस, डस्टिन और मैक्स पुलिस वालों के थ्रू पकड़े गए थे तो इन तीनों को लेके इनके पेरेंट्स के सामने बिठा दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये तीनों इतनी रात में लवर्स लेक क्या कर रहे थे। तीनों डर जाते हैं, आलतू फालतू के आंसर देने लगते हैं और इन तीनों के आंसर मैच भी नहीं कर रहे थे। एरिका भी खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम आखिर वहाँ कर क्या रहे थे, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, इन तीनों से अच्छे से पूछना चाहिए। इतने ज्यादा शोर शराबे के बीच में पुलिस वाला सबको चुप करा देता है और कहता है कि मैं अब एक एक जने के साथ में इन्वेस्टिगेशन करूंगा और वो सबसे पहले अपने साथ मैक्स को ले जाता है। यहाँ हम इन चारों को देखते हैं जो कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर थे। स्टीव के स्टमक से हद से ज्यादा ब्लड निकल रहा था। इसी कारण नैन्सी अपने ड्रेस में से एक बड़ा सा कपड़ा निकाल के स्टीव के पेट पे बांध देती है और आगे जाने के बाद एडी भी नैन्सी से बात करता है कि आखिर तुम प्यार कहती किसको हो। इसी के साथ में नैन्सी और स्टीव एक साथ में आगे जाने लगते हैं जहाँ पर ये एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि आखिर इनके साथ में ये सब क्या चल रहा है। ये चारों मिलके उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से इन्होंने शुरुआत करी थी, यानी कि स्कल पॉइंट पे। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत जोर से अर्थक्वेक आने लगता है और जोर जोर की चीखें भी इन्हें सुनाई देने लगती है। फिर से इन्हें किसी सेफ जगह पे जाना था और तब वहाँ पर नैन्सी कहती है कि उसके पास में बंदूकें हैं और साथ ही साथ में वहाँ रिफिल करने के लिए बुलेट्स भी पड़ी है। ये चीज सुन के एडी बहुत ज्यादा शॉक होता है कि जो नैन्सी इतनी सीधी सादी लड़की दिखाई देती है उसके पास में गन कहाँ से आई। जिसके बाद सीन रशिया में शिफ्ट होता है। वहाँ सारे कैदियों को एक साथ में रखा हुआ था और उस टाइम हॉपर और डिमित्री एक साथ बात करते हैं और अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं कि क्या वो यहाँ से छूट भी पाएंगे या ये दिन इनका आखिरी दिन होगा, यहीं पर ही पड़े पड़े मर जाएंगे और इन दोनों को अपने बच्चों के पास जाना है। दोनों ही सोच रहे हैं कि इनके बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। हॉपर चाहता था कि बस वो कैसे भी एल के पास चला जाए क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त हो चुका था जब एल सोच चुकी थी कि हॉपर जिंदा नहीं है। जो इन्होंने प्लान बनाया है क्या वो प्लान काम भी करेगा या फिर ये दोनों मर जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जॉयस और मरी इनकी मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुके थे। यहाँ मरी यूरी बन चुका था और रशिया उसको पहले से ही आती थी। वो पुलिस वाले से मजाक करता है, अपना पासपोर्ट दिखाता है और कहता है कि मैं 2 अमेरिकियों को पकड़ के लेके आया हूँ क्योंकि मेरे यहाँ के कर्नल से बात हो रखी है। मरी को बहुत डर लग रहा था कि कहीं बस वो पकड़ा ना जाए, लेकिन तभी दरवाजा खोल दिया जाता है और आखिरकार मरी और जॉयस जिस काम के लिए आए थे हॉपर को बचाने के लिए, फाइनली वो पुलिस स्टेशन में जा सकते थे। यहाँ पर वापस से हम एल की मेमोरीज में जाते हैं
जहाँ पे डॉक्टर ब्रैनर एल का चेकअप करते हैं और डॉक्टर ब्रैनर को पता चल जाता है कि एल को बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है। तो ये चोट ऐसे ही तो नहीं लग सकती है जब तक कि कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए। और अब डॉक्टर ब्रैनर एल को लेके सारे बच्चों के पास में पहुंच जाता है। डॉक्टर ब्रैनर यहाँ पे पूछते हैं कि अपने आप से बता दो कि एल के साथ में ऐसा किसने किया है। तभी यहाँ पे टू बोलता है कि एल जरूर झूठ बोल रही होगी, अगर एल ने ऐसा कहा है तो वो सबसे बड़ी झूठी है। और डॉक्टर ब्रैनर को तभी पता चल जाता है कि ये काम टू ने किया है। टू को आगे बुलाया जाता है और उसके गले के अंदर एक बेल्ट पहना दिया जाता है जो कि एक इलेक्ट्रिक शॉक का बेल्ट था। डॉक्टर ब्रैनर पूछते हैं कि या तो तुम सच बता दो कि ये किसने किया है या फिर तैयार रहो। टू फिर भी झूठ बोलता रहता है कि अगर एल ने ऐसा कहा है आपसे तो वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। डॉक्टर ब्रैनर उसे शॉक देना स्टार्ट करते हैं जिससे कि टू को बहुत पेन होता है। सीन यहाँ हॉकिंस में शिफ्ट होता है जहाँ अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर स्टीव और एडी एक साथ में आगे बढ़ रहे हैं और एडी स्टीव से बात करता है कि आखिर तुम प्यार किसको समझते हो। जब तुम पानी के अंदर गिर गए थे तो नैन्सी ने 1 सेकंड भी वेट नहीं किया था और वो सीधी तुम्हारे पीछे पीछे पानी के अंदर गिर गई। उसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है और अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं नैन्सी को कभी दूर नहीं जाने देता। ये बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे लेकिन इन्हें ये भी दिखाई दे रहा था कि काफी सारे फ्लाइंग डेमोगॉर्गन ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं और अब इनके सामने नैन्सी का घर भी था। डस्टिन यहाँ वॉकी टॉकी की मदद से इन चारों से बात करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि ये चारों अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। बाहर यहाँ सारे पेरेंट्स पुलिस वालों के साथ में खड़े थे और अंदर यहाँ डस्टिन और ल्यूकस थे। एरिका यहाँ ल्यूकस से क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रही थी कि आखिर तुम सब कुछ बताने वाले हो कि यहाँ पे चल क्या रहा है या फिर मैं डस्टिन को बता दूं कि आखिर तुम्हारे बेड के नीचे क्या मिला है। ल्यूकस डर के मारे एरिका को सब कुछ बता देता है कि कैसे एक मॉन्स्टर है जिसने 2 से 3 लोगों को वापस से मार दिया है, दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल रहा है, स्टीव, नैन्सी, रॉबिन और एडी यहाँ से गायब है और इतनी सारी चीजों के बीच में हम लोग फंस गए हैं। तब यहाँ पे एरिका बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन पूछती है और कहती है कि आखिर ये दरवाजा खुल कैसे रहा है। दरवाजा खुलने का कारण तो कोई हॉकिंस लैब या फिर कोई बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड ही हो सकता है, तो आखिर ये कौन खोल रहा है। ल्यूकस को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया लेकिन डस्टिन ने एक ही बार में पकड़ लिया कि एरिका ने बिल्कुल सही चीज पूछी है कि आखिर ये दरवाजे कितनी जगह खुले हैं और खोलने वाला कौन है। अगर वेक्ना उन लोगों को मार रहा है तो दरवाजे क्यों खोल रहा है और आखिर वो जिन लोगों को मार रहा है वो उन लोगों को कैसे चुन रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। और अब इन लोगों को भी सारी चीजें पता लगानी थी, इसी कारण ये तीनों स्टीव के ग्रुप से बात करना चाहते थे। यहाँ हम देखते हैं कि ये चारों नैन्सी के घर में पहुंचते हैं। स्टीव एडी को समझाता है कि किसी भी चीज को बस छूना मत, हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। नैन्सी अपने रूम के अंदर पहुंचती है और कबर्ड ओपन करने के बाद उसे बस अपने शूज मिलते हैं। यहाँ पे कोई बंदूक नहीं थी, कोई राइफल, कोई बुलेट, कुछ भी नहीं पड़ा था। बाकी के तीनों नैन्सी के ऊपर हंसने लगते हैं कि आखिर नैन्सी ने शूज क्यों रख रखे हैं। नैन्सी बाकी की चीजों को देखती है जहाँ पर उसे अपने फर्स्ट ईयर के नोट्स मिलते हैं, अपने टॉयज मिलते हैं और इसी के साथ में एक बुक मिलती है जिसके अंदर आखिरी पेज पे 1983 लिखा हुआ था। इससे नैन्सी साफ समझ जाती है कि हम लोग पास्ट की टाइमलाइन में अटके हुए हैं। ये वही दिन है जिस दिन दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला था और विल गायब हुआ था और अभी तक ये चीजें वहीं पे अटकी हुई है। तो अब आखिर हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। नीचे जाने के बाद में इन लोगों को लैंप के अंदर से कुछ आवाज आने लगती है। असल के अंदर ये आवाजें स्टीव को आ रही थी और उसे लग रहा था कि वो डस्टिन से जोर जोर से चिल्ला के बात कर पाएगा, लेकिन ऊपर देखने पे सारी लाइट्स एक साथ में जल रही थी और हर तरफ एकदम ब्राइट ग्लिटर था, मानो कि अगर उसके अंदर ये कुछ मूवमेंट करे तो प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर सब कुछ पता चल सकता है। तभी वहाँ पे नैन्सी अपने हाथों की मदद से कुछ मूवमेंट करने की कोशिश करती है और ये लोग एक साथ में टॉर्च जला के पता करने की कोशिश करते कि क्या दूसरी तरफ से ये लोग हमें सुन पा रहे हैं। और तभी यहाँ एरिका का ध्यान सेम टाइम पे इसी लाइट्स पे जाता है जो कि ब्लिंक कर रही थी, क्योंकि पूरे घर की कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं कर रही थी। यहाँ डस्टिन और ल्यूकस को भी समझ में आ जाता है कि ये चारों के चारों अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुके हैं। नैन्सी और स्टीव को पता था कि जब विल गायब हुआ था, विल से लाइट के थ्रू बात किया करती थी और अब अगर इन तीनों को कुछ चीज समझानी है प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर तो इन्हें भी लाइट का यूज ही करना पड़ेगा। इनमें से किसी को भी मोर्स कोड नहीं आता था, लेकिन एडी को SOS आता था, यानी कि एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज थी कि किसी लाइटनिंग बोर्ड के ऊपर बस वर्ड्स टाइप करना। यहाँ मरी यूरी बनके पुलिस वालों को बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो यूरी ही है और वो 2 अमेरिकन को पकड़ के लेकर आया है, लेकिन उन्हें हैंडओवर करने से पहले यूरी चाहता है कि वो एक बार उस हॉपर के बारे में भी पता करे जिस हॉपर को पकड़ा गया है और आखिर उसके साथ में क्या किया जा रहा है। तब यहाँ पर ये पुलिस वाले मरी को यूरी समझ के अपने साथ लेकर जाते हैं और कहते हैं कि अभी तक खेल शुरू नहीं हुआ है, तो चलो फिर इस गेम का मजा लिया जाए। असल के अंदर जेल में से सारे कैदियों को बाहर निकाल दिया जाता है और इन्हें रूल समझाए जाते हैं कि तुम्हारे साथ आप एक गेम खेला जाएगा, जब तक बजर नहीं बजेगा तब तक तुम्हें चाबी नहीं उठानी है। चाबी का लॉजिक यहाँ पर ये था कि इनके सामने दीवार पे एक दरवाजा लगा हुआ था, उसके अंदर काफी सारे हथियार थे, ये जिस भी हथियार को चाहे उसे चुन सकते हैं। इस टाइम तक यहाँ मरी, यूरी और जॉयस भी पहुंच चुके थे। जॉयस अपनी आंखों के सामने हॉपर को देख रही थी कि वो जिंदा है और उसकी कंडीशन कितनी बुरी है। इसी के साथ हम एल को देखते हैं जो कि अभी भी अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। तभी वहाँ पे हेनरी आता
आता है और एल को कहता है कि कोई भी एक्सप्रेशन मत देना, बस मेरे साथ में गेम खेलती रहो। हेनरी एल को प्रोवोक करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है, तुम यहाँ पे सबसे स्ट्रांग हो। नंबर 2 और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स मिलके यही प्लानिंग कर रहे हैं कि वो जैसे ही ठीक होके बाहर आएगा तो वो तुम्हें मार डालेगा। पापा चाहते थे तो ये सारी चीजें रोक सकते थे, लेकिन इन सब के अंदर पापा भी इंक्लूड है। ये चीजें सुन के एल को बहुत बुरा लगने लगता है। हेनरी कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकती हो, मुझे भागने का मौका नहीं मिला, लेकिन तुम सबसे अलग हो। पापा भी तुम्हें मारना चाहते हैं और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तब एल कहती है तुम मुझे बचाना चाहते थे, इसी कारण तुम्हें पनिशमेंट मिल रही है। तो हेनरी हाँ कहता है। एल कहती है कि तुम आखिर मुझे बचाना क्यों चाहते हो? तो हेनरी कहता है कि यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, बस यहाँ पर हर किसी को एक्सपेरिमेंट के लिए ही लाया जाता है, लेकिन तुम उन सब में से बहुत अलग हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस कैसे भी करके तुम यहाँ से आज रात भाग जाना। अब एल हेनरी की बातों में आ चुकी थी और यहाँ से भागने के लिए भी तैयार थी। यहाँ दूसरी तरफ डस्टिन, ल्यूकस और एरिका एक साथ में एक बोर्ड के अंदर काफी सारी लाइट्स जला देते हैं। ये लाइट्स दूसरी तरफ से अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर उन चारों को भी दिखाई दे रही थी। तब वो प्लग निकाल देते हैं और तभी यहाँ पर नैन्सी अपने हाथों से मूवमेंट करने लगती है और उन चारों को बताती है कि ये चारों यहाँ पर फंसे हुए हैं और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता इन्हें नहीं पता है। तब यहाँ पे डस्टिन को तो समझ में आ चुका था कि जिस जिस जगह पर भी वेक्ना ने लोगों को मारा है उस जगह पर एक एक दरवाजा खुल गया है। अगर ये लोग लवर्स लेक वाले दरवाजे से बाहर नहीं आ सकते तो इन लोगों को कोई दूसरा दरवाजा ढूंढना पड़ेगा। डस्टिन चिल्लाकर बस यही बताना चाहता था कि इन्हें एडी के घर पे जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी एक दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ से अपसाइड डाउन वर्ल्ड में उन्हें आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन समझ तो गए थे ये लोग कि इन्हें दूसरे दरवाजे की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एडी का घर नैन्सी के घर से बहुत दूर था। तब एडी एक आइडिया देता है कि 1983 में भी नैन्सी साइकिल जरूर चलाती थी। यहाँ इधर पुलिस वाले मैक्स को लेके बाहर आए थे और पुलिस वाले कहते हैं कि मैक्स ने एक वर्ड भी नहीं बोला, वो बस चुप थी और उसे शायद सबसे पहले लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। डस्टिन यहाँ मैक्स को अपने पास बुला लेता है। जब पुलिस वाला बाकी बच्चों को लेने के लिए आता है तब उसे पता चलता है कि चारों बच्चे एक साथ यहाँ से भाग चुके हैं। इधर एक तरफ तो ये चारों बच्चे एडी के घर की तरफ जाते हैं, वहीं पे अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर भी नैन्सी, स्टीव, रॉबिन और एडी साइकिल से एडी के घर की तरफ जा रहे थे। वापस से एल की मेमोरीज को दिखाया जाता है जहाँ पर एल टाइम नोट कर रही थी और अपने सामने देखती है कि एक बच्चे को डॉक्टर बैनर अपने साथ ले जाते हैं वापस से प्रैक्टिस करवाने के लिए। एल यहाँ पर एक गार्ड के पास जाती है और कहती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। इसी कारण ये गार्ड एल को लेके जब डॉक्टर के पास जाता है तब तक एल वहाँ से भाग चुकी थी। लेकिन एल जैसे ही एग्जिट क्रॉस करके बेसमेंट तक आती है तो वहाँ पे उसे हेनरी मिलता है और उसे एक डक्ट के बारे में बताता है कि यहाँ से तुम जा सकती हो। एल हेनरी को कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते हो? तो हेनरी समझाता है कि वो इस जगह पे बहुत बड़ा कैदी बन चुका है, इसके अंदर एक डिवाइस डाल रखी है और इस डिवाइस के थ्रू डॉक्टर्स उसके बारे में पता लगा लेंगे और हेनरी के कारण एल भी पकड़ी जाएगी। हेनरी कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब झूठे हैं, इन लोगों ने आज तक तुम्हें कुछ भी सच नहीं बताया है, तो इन लोगों पे विश्वास नहीं करना। तब एल कहती है कि तुमने अगर मेरी इतनी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी इसे बाहर निकालने में। यहाँ सीन जेल में शिफ्ट होता है जहाँ पर जॉयस का मुंह अभी भी बंधा हुआ था और वो हॉपर से चिल्ला के बात नहीं कर सकती थी। टाइम था बजर बजने का। बजर जैसे ही बजता है सारे के सारे एक साथ में खड़े होते हैं, दरवाजा खोलते हैं और अपने हाथ में बड़े बड़े वेपन ले लेते हैं। हॉपर यहाँ पर बस भाला लेकर उसी कपड़े को लपेटने लगता है क्योंकि उसे पता था कि उसे बस उस कपड़े को जलाकर एक मशाल बनानी थी जिससे कि वो डेमोगॉर्गन उससे दूर रहे। दरवाजा जैसे ही खुलता है वैसे ही डेमोगॉर्गन बाहर निकलता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। हॉपर और डिमित्री ने पहले ही कहा था कि सब लोगों को साथ रहना है तो ही उसे मार सकते हैं, लेकिन सारे के सारे अलग हो गए और एक एक करके डेमोगॉर्गन का शिकार बनते जा रहे थे। यहाँ हॉपर का भी लाइटर नहीं चल रहा था, इसी के कारण वो उसमें आग भी नहीं लगा पा रहा था। जॉयस यहाँ मरी को धक्का देती और कहती है कि उसे मारो और अब मरी ने गन पॉइंट पे रशिया के पुलिस वाले को भी ले लिया था और कहता है कि कुछ भी करके इन सारी चीजों को रोक दो, अभी के अभी दरवाजों को खोलो। लेकिन वो पुलिस वाला कहता है कि अमेरिकी तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है अपने दोस्त को बचाने में, अब तो कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ डेमोगॉर्गन आके एक एक को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। मरी भी यहाँ बिल्कुल कम नहीं था, वो इस पुलिस वाले को लेके सीधा सिस्टम रूम में पहुंच जाता है। इधर हॉपर के भी भाले में आग लग जाती है और वो डेमोगॉर्गन को अपने से दूर करने लगता है और डिमित्री एक दरवाजे को तोड़ने लगता है। यहाँ पर सिस्टम पे बैठे हुए बंदे को मरी कहता है कुछ भी करके दरवाजों को खोलो, लेकिन ये बंदा कहता है कि अगर तुम मुझे चाहो तो मार दो, लेकिन मैं मेरी वजह से इतने लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकता हूँ, ये जानवर सबको मार डालेगा। तब मरी को गुस्सा आता है, वो सबसे पहले तो पुलिस वाले को मारता है, फिर सिस्टम पे बैठे हुए आदमी को मारता है। अब यहाँ पे डेमोगॉर्गन हॉपर के ऊपर अटैक करने लगता है और डिमित्री दरवाजे को नहीं खोल पा रहा था। तभी जॉयस को गुस्सा आता है और वो सारे सिस्टम के प्लग्स को एक साथ में ऑन कर देती है। न जाने कितनी सारी चीजें होती है और सेम टाइम पे दरवाजा खुल जाता है जो कि डिमित्री का नहीं खुल रहा था। यहाँ डिमित्री और हॉपर को तो यही लग रहा था कि बस कोई मिरेकल हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से ये सब कुछ जॉयस ने किया था। यहाँ हॉपर की भी मशाल बस बुझने ही वाली थी कि तभी हॉपर वो भाला लेके सीधा डेमोगॉर्गन के मुंह के अंदर फेंकता है। इसी कारण वो डेमोगॉर्गन दूर होता है, नहीं तो वो दरवाजा
खोल के हॉपर और डिमित्री दोनों को मार डालता। यहाँ हॉपर और डिमित्री बस 1 सेकंड हुआ ही था कि सांस ले रहे थे, तभी दरवाजा खुलने लगता है। इन लोगों को डर लगता है कि न जाने अब इनके सामने क्या आने वाला है, लेकिन असल के अंदर इनके सामने जॉयस खड़ी थी जो कि सीधा आके हॉपर से गले लग जाती है। हॉपर को तो विश्वास ही नहीं होता कि आखिर ये सब कुछ कैसे सच हो सकता है। गाइस, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और होपफुल मोमेंट था हॉपर और जॉयस दोनों के लिए ही। सेम टाइम पे हम अपसाइड डाउन वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर ये चारों एडी के घर तक पहुंच चुके थे और घर के अंदर जाते ही इन्हें रूफ टॉप पे एक दरवाजा दिखता है और इस गेट को कोई भी फ्लाइंग डेमोगोर्गन गार्ड नहीं कर रहे थे। ये जेली एकदम से फटने लगती है। इन चारों को डर लगता है कि अब इसमें से निकल के कौन आने वाला है, लेकिन असल के अंदर इनके ऊपर ल्यूकस, डस्टिन और एरिका थी और उन्होंने ही ये रास्ता किया था। और अब हम सेम टाइम पे प्रेजेंट वर्ल्ड में आते हैं तो डस्टिन, ल्यूकस और एरिका ने अपने रूफ के ऊपर छेद किया था और उन्हें ये चारों उल्टे दिख रहे थे। सीन एल पे शिफ्ट होता है जिसने अपनी पावर्स लगा के हेनरी के गले के अंदर से उस चिप को बाहर निकाल दिया था और अब ये चारों एक साथ में भागने लगते हैं, लेकिन तभी काफी सारे गार्ड्स आके इनका रास्ता रोक देते हैं। एल को लगता है कि शायद अब सरेंडर का टाइम है, अब कुछ नहीं हो सकता। तब हेनरी कहता है कि कोई सरेंडर का टाइम नहीं है, अब कोई भी छुप के नहीं बैठेगा। असल के अंदर हेनरी 001 था जो कि इस पूरे लैब का सबसे पहला बच्चा था। ब्रैनर ने एल को बताया था कि 001 नाम का कोई बच्चा नहीं है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन असल के अंदर 001 हेनरी ही था। और वो एल को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम दोनों बहुत हद तक सेम हैं। तब यहाँ पे हेनरी अपनी पावर्स दिखाना शुरू करता है और एक एक करके हर एक गार्ड को मार देता है। एल को वो एक कमरे के अंदर रखता है और फिर कहता है कि बाहर मत निकलना। दूसरी तरफ डस्टिन, ल्यूकस और एरिका ने मिलकर एक बड़ी सी रस्सी बना दी थी कपड़े के थ्रू और वो ऊपर फेंकते हैं। अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर वो रस्सी नीचे लटकती है और ये रस्सी अटकी हुई भी थी। यहाँ पर अब सबसे पहले रॉबिन निकलती है। इनको लगता है न जाने ये लोग सही टाइम पे पहुंचेंगे भी या फिर नहीं पहुंचेंगे। रॉबिन जब ऊपर चढ़ती है तो प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर वो रूफ से आके नीचे गिरती है और उसके बाद में एडी जाता है और अब टाइम था नैन्सी के जाने का। गाइस, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। नैन्सी जब यहाँ से जा रही थी तभी उसका टाइमलाइन यहाँ पे बदल जाता है। असल के अंदर ये सारा काम वेक्ना ने किया था। वेक्ना को पता चल गया था कि चारों यहाँ से भाग रहे हैं और अब नैन्सी वेक्ना के वश में थी। नैन्सी गाइस जाके जिस जगह पे गिरती है आप सभी लोगों को वो सीजन 1 की याद दिलाएगा। असल के अंदर नैन्सी एक पूल में गिरती है जहाँ पर बारबरा मरी थी और वहाँ की हर एक रूट मानो नैन्सी को मारने वाली हो। सीन वापस एल पे शिफ्ट होता है जो कि काफी देर से कमरे के अंदर थी और अब तक भी हेनरी नहीं लौटा था। एल बाहर जाके देखती है तो पूरा कॉरिडोर खून से भरा हुआ था। हर एक गार्ड, हर एक डॉक्टर, हर एक बच्चा सब मर गए थे। इवन डॉक्टर ब्रैनर भी बेहोश पड़े थे। वो रैम्बो रूम में पहुंचती है जहाँ से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तब एल को पता चलता है कि सबको मारने वाली एल नहीं बल्कि 001 हेनरी था। एल वहाँ पे हेनरी को कहती है कि ये आखिर तुमने क्या किया और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वन उसे रोक लेता है और कहता है कि यहाँ से तुम बाहर नहीं जा सकती हो। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश करी, ये दुनिया हमारी जैसी नहीं है, हम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। हर किसी को एक न एक दिन मिलना है, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और यहाँ से हम दोनों ही चले जाएंगे। सेम टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि एल इस टाइम पे बच्ची है और बच्ची होने के बावजूद भी वो हेनरी की बातों में नहीं आती है। नैन्सी इस टाइम वेक्ना के घर पे पहुंच चुकी थी। पूल से निकल के वो सीढ़ियों से उतरती है और सीधा वेक्ना का घर उसे दिखाई देता है।